हेलो दोस्तों। अब पेंशन मिलेगी ज़्यादा और सैलरी भी नहीं होगी कम। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें हायर पेंशन किसके लिए बेहतर और कौन करे इसको इग्नोर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें और वीडियो को लगातार देखते रहें। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए और अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनका जीपीएफ नहीं कटता है, इनके हित में सरकार ने वर्ष 1995 को एक नया कानून लागू किया था। इस कानून का मकसद इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को पेंशन का लाभ मिलना था। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पेंशन बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा होता है, इसलिए सरकार लगातार पेंशन स्कीम में लोगों को जोड़ने की मुहिम चलाती है। इसी कड़ी में सरकार ने एक नई पहल की है। अगर किसी को बुढ़ापे में ज़्यादा पेंशन चाहिए तो उसके लिए ईपीएस 95 एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं और रिटायरमेंट के बाद ज़्यादा पेंशन चाहते हैं तो इस विकल्प पर गौर कर सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स अपने हिसाब से ईपीएस 95 की कमियां और खूबियां गिना रहे हैं। फिलहाल पेंशन के विकल्प को चुनने के लिए जो तारीख निर्धारित की गई है वो है 3 मई। जी हाँ दोस्तों, 3 मई 2023 तक आप इस विकल्प को चुन सकते हैं। आज हम बारीकी से समझाने की कोशिश करेंगे अधिक पेंशन के लिए क्या इस स्कीम को चुनना चाहिए या फिर ये फायदे का सौदा नहीं है, किसके लिए ये सबसे बेहतर विकल्प है और किसे इसको इग्नोर करना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ईपीएस 95 है क्या और ये कैसे काम करता है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के हित में सरकार ने साल 1995 को एक नया कानून लागू किया था। इस कानून का मकसद प्राइवेट सेक्टर या अर्ध सरकारी या जिनका जीपीएफ नहीं कटता है, ऐसे सेक्टर्स में काम करने वालों को पेंशन का लाभ देना था। ये 1995 में लागू हुआ था और पेंशन से जुड़ा हुआ है और इसका नाम ईपीएस 95 दिया गया है। जब ये कानून बना था दोस्तों, उस समय पेंशन फंड में अंशदान के लिए अधिकतम वेज 6,500 रुपये तय किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। यानी इस राशि का 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। इसी बीच साल 2014 में बदलाव किया गया, जिसके बाद कर्मचारी को अपने बेसिक और डीए की कुल रकम पर 8.33% पेंशन फंड में अंशदान की छूट मिल गई। अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि अधिक पेंशन के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। हर ईपीएफओ सदस्य के लिए 2 खाते होते हैं। पहला कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और दूसरा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस। इसी में पेंशन के लिए राशि डिपॉजिट की जाती है। कर्मचारी के बेसिक और डीए से हर महीने 12% राशि काटकर ईपीएफ में डाली जाती है। इतनी ही राशि नियोक्ता की तरफ से डिपॉजिट की जाती है, लेकिन यहाँ थोड़ा समझना ज़रूरी है क्योंकि नियोक्ता का पूरा अंशदान ईपीएफ खाते में नहीं जाता है। नियोक्ता के 12% में से 8.33% रकम ईपीएफ खाते में जाती है, जबकि 3.67% रकम ईपीएस खाते में डाली जाती है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या पेंशन के लिए अप्लाई करने पर हमारी सैलरी कम हो जाएगी? जी नहीं। नियम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी ज़्यादा पेंशन के लिए अप्लाई करता है तो सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बदलाव का असर नियोक्ता के अंशदान में देखने को मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए हर महीने 20,000 रुपये है तो इस हिसाब से 2,400 रुपये कर्मचारी के हिस्से से ईपीएफ खाते में डाला जाएगा और नियोक्ता को भी 2,400 रुपये योगदान देना होता है। लेकिन नियोक्ता का सारा पैसा ईपीएफ खाते में नहीं जाता है। हर नियम के तहत नियोक्ता का 8.33% हिस्सा यानी 1,660 रुपये पेंशन खाते में जाने लगेगा। बाकी 740 रुपये ईपीएफ खाते में जाएगा। अभी तक 15,000 रुपये बेसिक और डीए वाले को कर्मचारी को नियोक्ता का ईपीएस में अंशदान 8.33% यानी 1,249 रुपये 50 पैसे जाता है। बाकी पैसा ईपीएफ खाते में जाता था, लेकिन अब 2014 से ईपीएस में अंशदान पर वेज कैप खत्म कर दिया गया
और आपकी बेसिक और डीए के कुल पैसे का 8.33% रकम डालने का विकल्प खुला है। यानी अब बेसिक और डीए मिलाकर जितना फंड बनता है उसमें से 8.33% राशि पेंशन में डालने का विकल्प आपको मिलेगा। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या नियोक्ता पर हायर पेंशन का बोझ बढ़ने वाला है? जी नहीं, बोझ किसी के ऊपर नहीं बढ़ने वाला है, न एम्प्लॉय के ऊपर न एम्प्लॉयर के ऊपर। केवल नियोक्ता की ओर से ईपीएफ खाते में जमा होने वाली राशि अब ईपीएस खाते में जाएगी। यानी नियोक्ता की ओर से 12% में से 8.33% राशि ईपीएस खाते में जमा कराई जाएगी, बाकी 3.67% राशि ईपीएफ में जमा होगी। यानी नियोक्ता की ओर से पेंशन फंड में ज़्यादा अमाउंट जाएगा जबकि ईपीएफ में कम जाएगा। अब मेन बात आती है कि पेंशन हमें कितनी मिलेगी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करें। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला है, पेंशन योग्य वेतन गुणा नौकरी के साल बटे 70। मान लीजिए 15,000 रुपये बेसिक प्लस डीए है और 35 साल तक नौकरी की, तो इस हिसाब से पेंशन मासिक 7,500 रुपये बनती है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इसका फॉर्मूला बदलाव करते हुए नौकरी के अंतिम 60 महीने यानी पिछले 5 साल के औसत बेसिक को पेंशन योग्य सैलरी करार दिया। इस हिसाब से नौकरी के आखिरी 60 महीने का औसत वेतन बेसिक प्लस डीए 20,000 रुपये है, तो फिर इस राशि में नौकरी के कुल साल को गुना करना है और फिर उसमें 70 से भाग दिया जाएगा। इस तरह के 10,000 रुपये महीने पेंशन मिलने की संभावना बनती है। अगर किसी की 1 लाख बेसिक और डीए है तो फिर इस फॉर्मूले से पेंशन 50,000 रुपये महीने मिलेगी, जो कि 15,000 रुपये बेसिक वाले को फॉर्मूले से 42,500 रुपये ज़्यादा है। 15,000 रुपये बेसिक फॉर्मूले से पेंशन हर महीने 60 साल के बाद 7,500 रुपये ही बन रही थी, जो कि अब 10,000 रुपये के आसपास बनती है। अगला सवाल, हायर पेंशन चुनने पर कर्मचारी का क्या नफ़ा नुकसान होने वाला है? तो दोस्तों सीधे शब्दों में कहें तो इस बदलाव से रिटायरमेंट के बाद एक मुश्त मिलने वाली राशि तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, जबकि पेंशन ज़्यादा मिलने लगेगी। कुल मिलाकर इस योजना के लाभ और नुकसान दोनों हैं। अगर नौकरी में अब कम साल बचे हैं तो फिर हायर पेंशन को इग्नोर कीजिए, सारा फोकस एक मुश्त राशि की तरफ रखिए। ऐसे लोगों के लिए पुरानी व्यवस्था के तहत ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नौकरी में अधिक साल बचे हैं तो फिर इसे विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। कम से कम 20 साल बची नौकरी वालों के लिए ईपीएस 95 फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि ज़्यादा पेंशन के लिए कैसे करें अप्लाई। अगर आप हायर पेंशन के विकल्प को चुनते हैं तो अब आप जहां काम करते हैं वहां के एचआर से संपर्क कर सकते हैं। अधिकतर कंपनियों में एचआर की ओर से कर्मचारियों को इस बारे में मेल के जरिए सूचित कर दिया गया है। अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं तो नए नियम के अनुसार ईपीएफ खाते में जाने वाली राशि अब ईपीएस खाते में जाने लगेगी। अगला सवाल, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए क्या रिटायर्ड कर्मचारी भी हायर पेंशन को चुन सकता है? तो कैसे? तो दोस्तों यहाँ बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारी भी हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। उन्हें भी नए नियम के मुताबिक पेंशन मिलेगी, लेकिन तब ज़्यादा पेंशन मिलेगी जब उसके ईपीएस में अकाउंट में ज़्यादा पैसा रहेगा। इसके लिए रिटायर्ड कर्मचारी को ईपीएफ का फंड ईपीएस में डालना पड़ेगा। रिटायर्ड कर्मचारी को अधिक पेंशन के लिए पेंशन फंड में ईपीएफ की राशि ब्याज समेत जमा करानी होगी। आइए अब आपको समझाते हैं नफ़ा नुकसान का गणित क्या होगा। व्यवस्था के तहत अगर किसी की सैलरी में बेसिक और डीए 1 लाख रुपए है तो पुरानी व्यवस्था के तहत ईपीएफ में नियोक्ता का अंशदान हर महीने 10,750 रुपये यानी सालाना 1,29,000 बैठता है। फॉर्मूलों के तहत 35 साल की नौकरी में नियोक्ता का पीएफ में कुल अंशदान 45,15,000 रुपये हो जाएगा। इस पर औसतन 8% सालाना ब्याज मान लिया जाए तो कुल रकम 1,94,92,177 रुपये होगी। यानी रिटायरमेंट पर नियोक्ता की तरफ कर्मचारी के हाथ में करीब 2 करोड़ रुपए की रकम आएगी और हर महीने 7,500 रुपये की पेंशन मिलेगी। अब दूसरा गणित समझते हैं। नई व्यवस्था के तहत
1 लाख की सैलरी पर ईपीएफ में नियोक्ता का अंशदान हर महीने 3,670 रुपये यानी साल में 44,040 रुपये जाएगा। 35 साल की नौकरी में नियोक्ता का पीएफ में कुल अंशदान 15,41,400 रुपये बनता है। इस पर औसतन 8% का ब्याज मान लिया जाए तो कुल रकम होगी 66,54,639 रुपये, यानी आप 1,28,37,538 रुपये का योगदान करके 42,500 रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर पाएंगे। अब एक तीसरा गणित भी है दोस्तों, उसको समझ लेते हैं। एक समीकरण से निकलता है कि अगर आप पुरानी व्यवस्था के तहत ईपीएफ की कुल राशि में से 1,28,37,538 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हैं तो उस पर सालाना 6% रिटर्न मिलता है, तो हर महीने आपको 64,187 रुपये मिलेंगे और आपका पूरा पैसा भी सेफ रहेगा। हालांकि ये गणित 35 साल तक एक समान सैलरी के तहत निकाला गया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। अगर एफडी पर ज़्यादा ब्याज मिलता है तो हर महीने मिलने वाली राशि आपकी बढ़ जाएगी। अब आइए चौथा गणित भी समझ लेते हैं दोस्तों। हायर पेंशन अपनाने पर बढ़ी हुई पेंशन का फंड इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएगा, यानी एक तरह से उसे सैलरी माना जाएगा और उस पर आयकर स्लैब के हिसाब से टैक्स का प्रावधान है। अगर आप उसे दायरे में आएंगे तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वहीं अगर आप हायर पेंशन को नहीं अपनाते हैं तो फिर आपका ईपीएफ फंड पूरी तरह से टैक्स फ्री रहता है, यानी पुरानी व्यवस्था में टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब आप सोच समझकर अपने लिए क्या उचित निर्णय है वो ले सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।